हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज फिर आपके लिए एक नया लेक्चर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके अंदर कार्टेल मॉडल और कलेजिव ओलिगोपोली। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी कंसेप्ट ऑफ ओलिगोपोली की। इसके अतिरिक्त हमने जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन सभी के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में भी जाके ये सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ये लेक्चर हेल्पफुल होगा यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए, बीकॉम, बीबीए, एमबीए और एमकॉम के स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ सीए, सीएमए, सीएस के छात्रों के लिए भी लाभकारी होगा ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैं कॉमर्स सब्जेक्ट में जीआरएफ क्वालिफाई हूं। इसके अलावा मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूं। एमकॉम, एमबीए मैंने किया है। 5 वर्षों से मैं हायर एजुकेशन में हूं। इसमें मैंने नेट, जीआरएफ, सीएमए, यूजीपीजी और बोर्ड्स के स्टूडेंट को ट्रेन किया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे कार्टेल मॉडल की। आपको याद होगा जब हम लोग बात कर रहे थे ओलिगोपोली के कंसेप्ट की, तो वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ओलिगोपोली के जो अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें हम लोगों ने कोलेजिव, नॉन कोलेजिव, प्योर, इस तरीके से टाइप्स हमने पढ़े थे। तो उसके अंदर जो कोलेजिव ओलिगोपोली आया था उसका एक मॉडल होता है जिसे हम बोलते हैं कार्टेल मॉडल। कार्टेल मॉडल को हम लोग कोलेजिव ओलिगोपोली मॉडल भी कहते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस पूरे लेक्चर को आप डिटेल में देखेंगे तो आपको बड़ा रोचक और बहुत इंटरेस्टिंग ये लेक्चर लगेगा। तो इन अ मॉडल ऑफ कोलेजिव ओलिगोपोली वी डिस्कस द इकोनॉमीज ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द फर्म इन अनडिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली इंडस्ट्री। यानी एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर क्या है कि जो भी फर्म है उन सारी फर्म के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट इस बात का होता है कि सब देखिए भाई आपस में मिलके काम करेंगे और आपस में मिलके काम करेंगे, एक रेट डिसाइड करेंगे जिस पे सारे लोग उसी तरीके से प्रोडक्ट को बेचेंगे। यानी कि व्हेन दीज फर्म गेट टुगेदर एंड एग्री टू सेट प्राइस एंड आउटपुट मैक्सिमाइज टोटल इंडस्ट्री प्रॉफिट। इससे वो लोग क्या करने वाले हैं, इससे करने वाले ये हैं कि जब प्राइस एक डिसाइड करेंगे, सब लोग उसी प्राइस पर बेचेंगे, तो इससे उनका प्रॉफिट जो होगा मैक्सिमाइज होगा। और ग्रुप फॉर्मिंग की इसी प्रक्रिया को हम लोग कार्टेल बोलते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कार्टेल का मतलब क्या है कि आप सोचिए कि कुछ फर्म है, उन फर्मों ने क्या किया कि सब इकट्ठे होके आपस में एक हो गई और उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई देखिए इस एग्रीमेंट के तहत ये प्राइस होगा, इसी पर सब लोग अब प्रोडक्ट बेचेंगे। तो इससे नुकसान कौन किसका होने वाला है, कहीं ना कहीं नुकसान कस्टमर का ही होने वाला है। यानी कि वी विल एग्जामाइन 2 टिपिकल फॉर्म। अब कार्टेल के भी 2 तरीके के फॉर्म पाए जाते हैं, 2 तरीके के फॉर्म हो सकते हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं कार्टेल एमिंग एट ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक ऐसा ढंग जिसके अंदर हम पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। यानी जहां पर हम सारे लोग मिलकर चाहते हैं कि पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट, सबका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। एक तो इसे हम बोलते हैं मैक्सिमाइज ऑफ इंडस्ट्री प्रॉफिट। दूसरा है कार्टेल एमिंग एट शेयरिंग ऑफ द मार्केट। एक ऐसा ढंग है जहां पे हम मार्केट को शेयर कर लेते हैं कि भाई ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को, मतलब फिर हम उसमें अपने प्रोडक्ट को बेच के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि जहां पर हम चाहते हैं कि पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और एक तरीका जहां पर हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम मार्केट को शेयर कर ले और उसके बाद हम लोग अपने हिसाब से मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को सेल करें। तो दोनों को हम देखेंगे। इसमें जो अजम्पशंस होती हैं, पहली इसकी अजम्पशन है कि देयर आर ओनली 2 फर्म इन ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री। देखिए 2 से ज़्यादा भी फर्म हो सकती हैं, लेकिन जो हम चूँकि कंसेप्ट हम लोगों को अभी समझना है, हम लोगों को कंसेप्ट समझने के लिए हम सिर्फ 2 फर्म को यहाँ पे अजम्पशन के तौर पे ले रहे हैं और उन्हीं के आधार पे हम पूरी जो इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन की तरीका है उसको समझाएंगे। एक बार आप कंसेप्ट को जब समझ जाएंगे तो आप 4-5 फर्म पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम ज़्यादा फर्म अगर ले लेंगे तो इस पूरी स्क्रीन पे इतनी बातें दिखा पाना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। नेक्स्ट देखें, ईच फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल प्रोडक्ट दैट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट दैट फॉर ईच अदर। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी एजम्पशन हमने ये मानी है कि जो भी फर्म है, जो भी प्रोड्यूस कर रही है, उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। यानी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं, उसका सब्स्टिट्यूट बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल है। तीसरी चीज़, द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि पेट्रोल होमोजीनियस एग्जाम्पल हो सकता है, सीमेंट हो सकता है। ये सब एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ईच फर्म नोज द मार्केट डिमांड फॉर प्रोडक्ट। यानी जो भी फर्म है वो मार्केट की डिमांड को बहुत भली भांति समझती हैं। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोगों ने नाम सुना होगा ओपेक का, काफ़ी लोग इससे वाकिफ़ होंगे।
ओपेक का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी। ये क्या है, ये सॉरी कंपनी नहीं, कंट्री है। यानी जो ओपेक है, ओपेक क्या है कि उन देशों का समूह है जो देश पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक प्रकार से इनका क्या, इनका एक कार्टेल है। ये इनकी क्या है कि सारे देशों के साथ में एक सहमति है कि भाई देखिए हम पूरी दुनिया को पेट्रोल तो बेचेंगे, लेकिन पेट्रोल के रेट ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप डिसाइड कर लेंगे। तो ये ओपेक डिसाइड करता है इसकी पूरी पेट्रोल बेचने से संबंधित सारी शर्तें। तो ये प्रकार से एक कार्टेल है। अब इस एग्जाम्पल को दिमाग में रख के आप इसको समझने की कोशिश करिएगा तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा सब कुछ समझ पाना। तो जैसा कि इसमें मार्केट डिमांड हर फर्म को पता होगी, और टू फर्म हैव डिफरेंट कॉस्ट कर्व, यानी जो कॉस्ट कर्व होंगे वो अलग अलग ही होंगे। कॉस्ट कर्व डिफरेंट होने का एक सबसे अच्छा आप एग्जांपल ये ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग फर्म के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल मिलता होगा उसको अलग अलग रेट पे। भाई कहीं पर रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल होगा, कहीं पर ईजिली अवेलेबल नहीं होगा, कहीं लेबर सस्ते होंगे, कहीं नहीं सस्ते होंगे कुछ एरियाज़ में। तो इस वजह से कॉस्ट कर्व जो होंगे आपके अलग अलग होंगे। बोथ द फर्म हैव सेम एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट दे यूज़। यानी कुल मिला के जो उनकी अनुमान होगा, जो भी प्राइस वगैरह का एक अनुमान होगा, वो उन सबका लगभग एक ही जैसा होगा। वो सभी चाहते होंगे कि हमें जब प्राइस महंगा हो और हम ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ द सोल पैरामीटर एक्शन ऑफ ईच हम। यानी इस पूरे एग्रीमेंट के अंदर जो प्राइस होगा वो क्या होगा, सोल पैरामीटर होगा। अब इस चीज़ को देखिए हम लोग समझते हैं। कार्टेल मॉडल के अंदर होता ये है कि जो एग्रीमेंट की मैंने बात करी थी, ये एग्रीमेंट जो फर्म होती हैं वो उन सभी के बीच में होता है और फिर प्राइस डिसाइड होता है। तो ये प्राइस डिसाइड करने का काम कौन करता है, ये इन फर्म में से कोई एक फर्म नहीं करती। इस काम करने के लिए एक थर्ड पार्टी है जिसे हम सेंट्रल अथॉराइज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वो क्या करती है कि वो प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है। वो पूरे मार्केट की एनालिसिस करेगी। मार्केट एनालिसिस करने के बाद प्रोडक्ट के प्राइस को ये डिसाइड करेंगे, और डिसाइड करने के बाद ये निर्धारित करेंगे कि कितने का प्रोडक्ट बेचना है। फिर उसके बाद जितनी भी फर्म होंगी वो सारी फर्म उस प्रोडक्ट के प्राइस को फॉलो करती हैं। तो कुल मिला के आप पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग जो कार्टेल है वो क्या है, इसको जरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कार्टेल इम्प्लाइज डायरेक्टली, यानी कि ऑल्दो सीक्रेट एग्रीमेंट अमॉन्ग द कंपटीटिंग ओलिगोपोलिस्ट, यानी जितनी भी कंपटीटिंग ओलिगोपोलिस्ट हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा। विच द एम ऑफ रिड्यूसिंग द अनसर्टेनिटी अराइजिंग फ्रॉम देयर म्यूचुअल इंडिपेंडेंस, यानी कि वो आपस में जो कुल मिला के पहले क्या होता था, वार होता था प्राइस को लेकर कि कोई प्राइस घटा बढ़ा रहा था। तो अब क्या है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अब कोई प्राइस आसानी से अपने आप से नहीं कम ज़्यादा करेगा। सो इन दिस पार्टिकुलर केस एम ऑफ कार्टेल इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ज्वाइंट प्रॉफिट या इंडस्ट्री प्रॉफिट। यहाँ पे कोशिश क्या होती है, प्रॉफिट शेयरिंग कार्टेल के अंदर कोशिश ये होती है कि सबका प्रॉफिट बढ़ाया जाए, केवल एक फर्म का नहीं, पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज किया जाए। एक फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज करने का यहाँ पे मकसद नहीं होता। आगे अगर आप देखें, द फर्म अपॉइंट अ सेंट्रल एजेंसी, यानी फर्म क्या करती हैं, क्योंकि एक उनमें की कोई फर्म नहीं प्राइस डिसाइड करती, फर्म क्या करती हैं, एक सेंट्रल एजेंसी डिसाइड करती है, मतलब अपॉइंट करती हैं। टू विच दे डिलीगेट द अथॉरिटी टू डिसाइड नॉट ओनली द टोटल क्वांटिटी एंड आल्सो प्राइस, यानी जिसको ये पावर देती हैं कि वो क्वांटिटी और प्राइस डिसाइड करेंगे। इन मस्ट बी सोल्ड एज अटेन मैक्सिमाइजेशन, यानी कि क्वांटिटी और प्राइस डिसाइड करने का काम यहाँ पे कौन करेगा, सेंट्रल एजेंसी करेगा, उसके आधार पे लोग बेचेंगे। सो ग्रुप प्रॉफिट बट आल्सो द एलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द कार्टेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन द मैक्सिमम जॉइंट प्रॉफिट अमंग द पार्टिकुलर मेंबर। यानी कोशिश यहाँ पर यही करी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये होता है कि जब वो प्राइस डिसाइड करें तो उसी प्राइस पे सारी फर्म प्रोडक्ट को बेचें और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। इस बात को समझने के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही फर्म ले रहा हूँ। तो मैं एक चार्ट के थ्रू प्रयास कर रहा हूँ इस बात को समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ जाएगी। तो चलते हैं इस चार्ट की तरफ। तो चार्ट के अंदर देखिए हमने 2 फर्म ली हैं। एक हमारी फर्म ये हो गई, ए मान लीजिए, इसे आप मान लीजिए बी, और ये है वो सेंट्रल अथॉरिटी जो प्राइस डिसाइड करने का काम करती है। प्राइस यहाँ कौन डिसाइड कर रहा है, ये सेंट्रल अथॉरिटी आप मान लीजिए इसे, ये है आपका सेंट्रल अथॉरिटी, से मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये सेंट्रल एजेंसी, ये फर्म ए, ये फर्म बी। बात समझ पाए होंगे आप। तो ये 2 फर्म हो गई। सबसे पहले आपको अभी ध्यान देना है सेंट्रल एजेंसी वाले चार्ट पे।
आप जानते हैं कि इसका जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि भाई इसमें इसके अंदर भी प्राइस का फ्लक्चुएशन जो है वो डिमांड यानी सप्लाई पे इम्पैक्ट करता है, डिमांड पे इम्पैक्ट करता है। तो यानी कुल मिला के यहाँ पे जो डिमांड होगी वो कैसी होगी? इलास्टिक होगी। डिमांड को ही हम लोग एवरेज रेवेन्यू कर्व के नाम से जानते हैं। ये बात परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक के लेक्चर देखकर आप बहुत भली बात समझ रहे होंगे। तो ये इसका एवरेज रेवेन्यू कर्व है। और दूसरे कलर से यानी कि मैं ग्रीन कलर से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये ग्रीन वाला इसका जो हो गया मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि रेड कलर से आपके लिए बना रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो ये इसका गया मार्जिनल कॉस्ट कर्व। आप जानते हैं कि जहां पर MC इक्वल टू MR, MC इक्वल टू MR, इस बात को ध्यान से समझना, थोड़ा टाइम टेकिंग हो मत, पेशेंस रख के समझिए आप इसको। MC इक्वल टू MR की सिचुएशन को हम लोग अभी तक किस नाम से जानते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम से। तो ये तो भैया हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी MC इक्वल टू MR से हमें क्या पता चल गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट पता चल गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक बात हमें समझ में आई कि हम लोगों का जो प्राइस होगा वो कितना होने वाला है। इसे हम किसी दूसरे कलर का सहारा ले रहे हैं ताकि चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सके, लेकिन कलर वही सिलेक्ट हो गया। ये इसका हो गया प्राइस और ये इसका हो गया आउटपुट। गौर से समझिएगा, ये जो इसका प्राइस हो गया, प्राइस डिसाइड हो गया भैया कि प्राइस इसका डिसाइड हो गया कितना रहेगा। अब यही प्राइस की लाइन आप आगे बढ़ा दीजिए। कुल मिला के ये बात समझ गए कि जो प्राइस बना है, डिसाइड हुआ है, वही फर्म ए और वही फर्म बी को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, क्वांटिटी भी इससे जो डिसाइड हुई है वो क्वांटिटी ये लोग उसी तरीके से अपनी डिसाइड करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं इस कर्व की, अभी इसको कैरी ऑन रखते हैं। इतनी बात आई थिंक अब समझ पाए होंगे, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए। यानी अगर आप इसमें देखें इस फर्म के अंदर, तो दूसरी तरफ अगर आप देखें ए और बी की सिचुएशन को, तो इनका हम लोग क्या करते हैं, इनका मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाते हैं। ये इनका हो गया मार्जिनल कॉस्ट कर्व। आपने पढ़ा था कि जो कॉस्ट कर्व होंगे फर्म के वो कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे, यानी कॉस्ट कर्व इसमें डिफरेंट होंगे। तो ये इनके मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गए। अगर आप सपोज करिए कि इस केस में चूंकि हमारे पास एवरेज रेवेन्यू कर्व ये थी सेंट्रल एजेंसी की, और इस केस में हम देखते हैं अगर इसकी मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है, और अगर एवरेज कॉस्ट भी होती तो हम फर्म का सिचुएशन का पता कर सकते थे कि फर्म को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। बट इसमें ऐसा नहीं शो किया गया है। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंडिविजुअल फर्म का चेक करेंगे। तो ये इनकी मार्जिनल कॉस्ट थी, और जो इनकी रेवेन्यू लाइन थी, रेवेन्यू लाइन कहाँ पे है इसको भी ध्यान दीजिएगा आप, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपकी थी डिमांड कर्व जिसे एवरेज रेवेन्यू कहते हैं, और ये इनकी थी एवरेज रेवेन्यू लाइन। ये एवरेज रेवेन्यू लाइन भी हम यहाँ से यहाँ तक कैरी ऑन कर लेंगे। तीनों के लिए एवरेज रेवेन्यू लाइन इनकी सेम हो गई। ठीक है, तो इनके डिफरेंट कॉस्ट कर्व, ये इनका एवरेज कॉस्ट था, ये इनका एवरेज कॉस्ट था। तो यानी कि अगर आप देखें तो जो एवरेज कॉस्ट हैं इनके, ये इनके रेवेन्यू, ये इनके एवरेज कॉस्ट, ये इनके एवरेज कॉस्ट, तो इनके प्रॉफिट भी आपको पता चल जाएंगे कि यहाँ दोनों केसेस में, दोनों ही केसेस में ऐसी सिचुएशन आ रही कि एवरेज रेवेन्यू जो है इनकी ग्रेटर है देन एवरेज कॉस्ट। तो इस केस में फर्म को इतना प्रॉफिट हो रहा है और इस केस में फर्म को इतना। और अगर अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट आप बनाते, यही मान लेते कि ये इसकी एवरेज कॉस्ट होती, तो इंडस्ट्री को इतना प्रॉफिट होता। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कार्टेल मॉडल के अंदर। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको जो इन्फॉर्मेशन है समझ आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन करा देता हूं ताकि ये जो डाउट है आपको क्लियर हो जाए। काफ़ी टेक्निकल है थोड़ा सा, बिल्कुल। देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, मैं पूरी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग इसको मानते हैं सेंट्रल एजेंसी। ये मेरी फर्म ए, ये फर्म बी, ये से भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। सेंट्रल एजेंसी की ये है आपकी क्या, डिमांड कर्व, जिसे हम एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं, और ये मार्जिनल रेवेन्यू आप, और ये हो गई इसकी मार्जिनल कॉस्ट। एक रामबार चीज़ आपने पढ़ रखी है हमेशा कि MC इक्वल टू MR। तो MC इक्वल टू MR जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं वो होती है आपकी क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट।
तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिसाइड होता है प्राइस, यानी प्रोडक्ट का प्राइस ये रहेगा, क्वांटिटी इसकी ये रहेगी। तो इसका जो प्राइस रहेगा उतना ही प्राइस इनको रखना है और उतना ही प्राइस इनको रखना है, यानी ये बिल्कुल जो इनकी ओरिजिन होगी एक ही स्पेस पे करी जाएगी, एक ही बिल्कुल बराबर पे होगी, सेम स्केलिंग पे। इसका जो एवरेज रेवेन्यू था, अब चूंकि ये इसका आउटपुट था तो इस आउटपुट लाइन को ऊपर आप बढ़ा देंगे, तो जहाँ आउटपुट लाइन ये काट देगी, ये इसका एवरेज रेवेन्यू कर्व हाई है ये वाला, ये तो इसका एवरेज रेवेन्यू हाई है, तो यहाँ से ये इसकी एवरेज रेवेन्यू कर्व हो गई, वही यहाँ पे आ जाएगी, वही यहाँ पे आ जाएगी। आई थिंक इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे कि इनके सबके कॉस्ट कर्व देखेंगे, इनका कॉस्ट कर्व ये है, इनका कॉस्ट कर्व ये है। दोनों केसेस में एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से, तो दोनों को प्रॉफिट होगा, इसको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसको थोड़ा कम। और इंडस्ट्री का अगर आप देखें तो इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं कार्टेल मॉडल के अंदर, हम लोग किस तरीके से प्राइस डिसाइड करती है सेंट्रल एजेंसी। तो इस पूरे कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में इतनी जो इन्फॉर्मेशन दी गई आपको बेहतर लगी होगी। अब हम बढ़ेंगे मार्केट शेयरिंग की तरफ। मार्केट शेयरिंग क्या बताता है कि इसके अंदर एग्रीमेंट में ये कहा जाता है कि भाई देखिए, जो भी ओवरऑल मार्केट है उस मार्केट को आप क्या करें, आपस में बांट लें, आपस में शेयर कर लें। शेयर करने के बाद आप अपने एरियाज़ में अपने कस्टमर्स पे प्रोडक्ट को बेचेंगे और प्रोडक्ट बेचने के बाद अपने प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। मार्केट शेयरिंग को दो मेथड्स होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका जो पहला मेथड है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे ये कहा जाता है कि मार्केट को हम शेयर कर लेंगे और अब हम लोग जो कंपटीशन करेंगे वो प्राइस पे नहीं करेंगे, यानी कि नॉन प्राइस कंपटीशन करेंगे। यहाँ पे हम कंपटीशन जो है प्राइस को लेकर नहीं करेंगे, प्राइस को हम लोग कह सकते हैं कि घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, जो प्राइस सेट है वही प्राइस सेट होगा। सिर्फ हम जो प्रॉफिट बढ़ाना घटाना चाहेंगे अपनी कॉस्ट के आधार पे। अगर हम ज़्यादा कॉस्ट रहेगी तो हमें प्रॉफिट कम होगा और कॉस्ट अगर हम कम कर लेंगे तो प्रॉफिट हमें ज़्यादा होगा। ये टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। दूसरा है शेयरिंग ऑफ द मार्केट बाय एग्रीमेंट ऑन द कोटाज। एक तरीका क्या होता है कि जहाँ पर हम एक कोटा डिसाइड कर देते हैं, एक कोटा हम डिसाइड कर देते हैं कि जिसके आधार पे हम अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को जो होता है वो अग्रीड करते हैं और फिर उस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट को अर्न करते हैं। तो दो तरीके हैं, एक नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट, दूसरा है आपका शेयरिंग ऑफ द मार्केट बाय एग्रीमेंट ऑन कोटाज। तो दोनों में कुछ थोड़े से अंतर है। पहले वाले के अंदर प्राइस वही रहेगा, सिर्फ कॉस्ट कम करके आप कॉस्ट अगर आप कम कर लेते हैं, कॉस्ट कम करके आप प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। दूसरे वाले केस में क्या होगा कि आपको एक कोटा डिसाइड कर दिया जाएगा कि आप उस एरियाज़ के अंदर इस तरीके से आप मतलब प्रॉफिट शेयर कर मतलब बेच सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये दोनों जो मेथड हैं वो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसका जो पहला वाला मेथड है वो ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है। ये जो मार्केट शेयरिंग वाला है वो उतना परफेक्ट नहीं है। कुछ विवाद होने पर फर्मों में विवाद हो जाता है और फिर ये जो एग्रीमेंट है वो टूटने के भी चांसेस बने रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस लेक्चर के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें ताकि अपकमिंग लेसन्स की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। बेशकीमती समय दिया आपने लेक्चर देखने के लिए आपका सादर आभार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।